नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जुमादूरी एजुकेशन हब में। तो देखिए, हमारा जो YouTube पे वीडियो आ रही थी, इससे पहले 3 वीडियो हमारी आ चुकी है हिंदी से, और उनमें जान चुके हैं हम हिंदी वर्णमाला और हिंदी भाषा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज करने जा रहे हैं हम हिंदी वर्णमाला और जो हिंदी भाषा था उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो जो भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई होती है हमारा वर्ण। पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार वर्ण होते क्या हैं। जो हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि होती है वो होती है वर्ण। जैसे मैं कहूँ अ, या कोई भी मैं कहूँ व्यंजन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सबसे छोटी ध्वनि है। इनसे मिलके ही क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, मैंने रा कहा, फिर उसके बाद मैंने मौ कहा, तो ये क्या हो जाएगा, राम, और ये क्या बन गया, एक शब्द। फिर ऐसे ही इसको बड़ा करके हम क्या बना देते हैं, बहुत सारे शब्दों के समूह से वाक्य बना देते हैं। तो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण। दूसरा सवाल, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्णमाला होती है वह क्या है, हमारा वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित मतलब जैसे मैं कहूँ, जैसे हमारा पहले क्या आता है, स्वर, फिर आते हैं हमारे अयोगवा, फिर आते हैं हमारे व्यंजन। ठीक है, जिसमें व्यंजन में सबसे पहले आ जाता है हमारा स्पर्शी व्यंजन, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे अंत्यस्थ ऊष्म। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि पहले अंत्यस्थ आगे फिर उसके बाद स्पर्शी व्यंजन आगे, या पहले व्यंजन आगे फिर उसके बाद स्वर आगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वर्णमाला है वह आखिरकार है क्या, वर्णमाला होती क्या है, हमारा जो स्वर और व्यंजन है इसका व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, कंठ और इसका वर्गीकरण हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छे से किया था। तो इस स्पर्शी व्यंजन में जो सबसे पहला वर्ग आता है क वर्ग, उसका जो उसकी ध्वनि स्थ होती है वह क्या होती है, कंठ। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है तीसरे का, ए, वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा चौथा सवाल है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था कि जो हमारा क वर्ग होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। फिर उसके बाद हमारा जो चौ वर्ग होता है वह तालव्य, और ट वर्ग हमारा क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ठीक है, जैसे ग घ है, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा क वर्ग में। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, क वर्ग के क्या होते हैं, कंठ होते हैं। जौ है, ये हो जाएगा हमारा चौ वर्ग में, और चौ वर्ग क्या होता है, हमारा तालव्य होता है। फिर पौफो है, पौफो हमारा क्या होता है, ओष्ठ्य होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा टॉ वर्ग होता है वह क्या होता है, मूर्धन्य होता है, और जो ड और ढ है ये ध्वनियाँ क्या है, हमारी टॉ वर्ग की है। तो मूर्धन्य क्या हो जाएगा, जो मूर्धन्य ध्वनि है वो क्या हो जाएगा, टॉ। सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं हम अपना। तो अगला सवाल है हमारा, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार अल्पप्राण होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अल्प प्राण है उसका मतलब हमारा वायु से है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में जो हमारे मुंह से निकलने वाली वायु है वह क्या निकले, कम निकले। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, हम अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे स्वर होते हैं अल्प प्राणों में आ जाते हैं, हमारे जितने भी हमारे स्वर होते हैं वह क्या होते हैं, अल्प प्राण। इसी के साथ साथ जो हमने व्यंजन है उनमें जो हमने बांटा था, पहले स्पर्शी व्यंजन थे उनको हमने वर्गों में बांटा था। तो स्पर्शी व्यंजन के विषम स्थान, मतलब कि हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। मैंने बताया था कि जो स्पर्शी व्यंजन है वह 5 वर्गों में विभाजित है, और उसकी क्या है, 5 पंक्तियां भी हैं। ठीक है, पूरे क्या 25 का वर्ग था पूरा हमारा। उसी में जो हम अगर ऊपर से गिनती करेंगे तो उसके विषम स्थान पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण के होंगे, हमारे अल्प प्राण होंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे अंत्यस्थ वर्ण वर्ण हैं वह भी किस में आ जाएंगे, हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारा अल्प प्राण कौन सा हो सकता है। झ स्पर्शी व्यंजन में किस स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे। ठीक है, छ किस में आता है, दूसरे स्थान पे। दूसरा और चौथा स्पर्शी व्यंजन में, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क और गौ है,
क किस में आता है हमारा स्पर्शी व्यंजन में? पहला। और गौ किस में आता है? स्पर्शी व्यंजन के तीसरे स्थान में। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण के जो क और ग है वो क्या है? हमारे अल्प प्राण है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसका पंचमा अक्षर नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सौ है, सौ तो वैसे ही क्या है? ऊष्म में है। जौ है, चौ छ जौ, ये क्या है? तीसरे स्थान पे आता है। ग है, दूसरे स्थान पे आता है। पंचमा अक्षर कौन है हमारा? न्यो वर्ण। ये क्या है? हमारे चौ वर्ग के अंतिम मात्रा, जैसे चौ, छ, जौ, झौ, न्यो। ठीक है, ये क्या है? हमारा पंचमा अक्षर है और ये क्या है? नासिक की है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण है हमारे, वह कहलाते हैं कंठ और तालव्य। ठीक है, इसके पीछे हमारा लॉजिक है। जैसे हमारा ए है, ये बना होता है हमारा अ और ई से। ठीक है, अ और ई से मिलके क्या बना होता है? हमारा ए वर्ण। तो हमारा जो अ है, इसका जो उच्चारण स्थान है वह होता है हमारा कंठ, और जो हमारा ई है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। अब ये इन दोनों के संयुक्त रूप से है, तो इन दोनों के संयुक्त रूप से ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे ही आई का है, आई भी किससे बना होता है? अ और बड़ी ई से बना होता है। तो हमारा बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य, और अ का स्थान तो कंठ है ही। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आठवां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? ठीक है, जो मैंने बताया था, अयोगवा कौन से होते हैं? हमारे अंग और अह। इनको ना तो हम स्वरों में गिनते हैं, ना ही हम किस में? व्यंजनों में इनको गिनते हैं। इनको अलग से रखा जाता है और हमारा अयोग वा में। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो पहले समझ लेते हैं आखिरकार द्वितीय व्यंजन कहते किसे हैं? वह व्यंजन जिनमें उसी के आधे व्यंजन को क्या हो? चढ़ा दिया जाए, उनको क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तहत आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक तो क्या है हमारा पूर्ण व्यंजन है क्या? ट। इसी में हमने इसी का आधा क्या कर दिया? चढ़ा दिया। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम? द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कहाँ पे ऐसा हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है हमारा दिल्ली में। ठीक है, जैसे देखिए हमने लिखा दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉ क्या है? पूरा है, और इसी लॉ का हमने क्या चढ़ा रखा है? आधा वर्ण भी इसी में चढ़ा रखे हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, सौ, शौ, शौ, हौ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे संघर्षी व्यंजन। मैंने वर्णमाला की जो वीडियो है उसमें आपको बता रखा है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका जो हमारा ऑप्शन ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कि हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? जैसे ख है, ये मानक है। ध है, मानक है। भ मानक है। जो ये हमारा सी है, ये क्या है? अमानक शब्द है। ये बहुत पहले ही हमारे जो हिंदी है इससे हम हटा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ठीक है, तो ये जो ये ध्वनियाँ हैं हमारी है अरबी और फारसी की हैं। इनको हम आगत वर्ण भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, जो हिंदी में मूल वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? हमारी 52 है, जिसमें से हमारे 11 के हैं स्वर हैं और बाकी हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। फिर आ जाता है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, छौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छौ ध्वनि होती है वह हमारे किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त
वर्ण के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो छ है वह क्या है, हमारा संयुक्त रूप से बना होता है। जैसे हमारा छ किससे बना है, क और सौ से बना है। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो हमारे व्यंजन और व्यंजन को मिला के बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो छ क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त हो जाएगा, और इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कहता है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का जो क्रम है वह किसके बाद आ जाएगा, हमारा क के बाद। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, छ को किसके बाद लिख देंगे, त्र के बाद या ज्यों के, क्योंकि इसका क्रम क्या है, पीछे है। पर इसका क्रम यहाँ से नहीं देखते, इसका क्रम देखते हैं हमारा, जैसे मैंने बताया कि अभी यह किससे बना है, क और छ से बना है। तो इसका क्रम भी इसी क से निर्धारित होगा, ना कि हमारा वहाँ छ त्र ज्यों जो हम बचपन में पढ़ते थे, क ख ग घ, उसके हिसाब से नहीं होगा क्रम। यहाँ पे जो क्रम निर्धारित होगा वो किससे होगा, हमारा क से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। जो भी हमारे संयुक्त व्यंजन है उसका जो पहला वर्ण है वह क्या हो जाएगा, हमारा क्रम निर्धारित करने वाला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, क्रम उसका निर्धारित करेंगे, ना कि उसके छ त्र ज्यों के हिसाब से उसका क्या क्रम निर्धारित नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कहता है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ से जो ज्ञानी होता है वह हमारा किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह क्या है, सही हो जाएगा। मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी वर्णमाला की, वहाँ अच्छे से समझा रखा है, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं हमारे जो हिंदी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इसमें पूछा है हमें अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, इससे पहले हम सघोष वर्ण पढ़ चुके हैं। ठीक है, सघोष या हमारा घोष वर्ण पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है, अघोष वर्ण। ठीक है, तो अब उसका उल्टा ही कर दो। जितने भी बचे, हमने सघोष बता दिए, मैंने अभी आपको सघोष बताए, तो उसमें से जितने भी बचे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अघोष हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहला दूसरा वर्ग और श, हमारे जितने भी क्या हैं, सौ, श और सौ है, ह, या हमारे जितने भी हमारे उसमें व्यंजन है वो किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। 20वां सवाल है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जो घ है उसका उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, क्योंकि ये क्या है, क ख ग घ, ये क्या आ जाते हैं, हमारे जो स्पर्शी व्यंजन उसके पहले वर्ग में, और पहला वर्ग जो हमारा है वह किसका होता है, क वर्ग का, और क वर्ग आ जाता है हमारा कंठ के अंतर्गत। ठीक है, फिर अब देखते हैं अगला सवाल, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ज्ञ। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ठीक है, तो दंती कौन सा है, हमारा क वर्ग हो जाता है हमारा कंठ, च वर्ग हो जाता है हमारा तालव्य, ट वर्ग हो जाता है हमारा मूर्धन्य, त वर्ग होता है हमारा दंत्य। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कि हमारा त वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। त वर्ग के अंतर्गत आता है, न आता है, द आता है, ट नहीं आता है। ट किसके अंतर्गत आ जाता है, ट वर्ग के अंतर्गत, और ये क्या है, हमारा मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्या है, हमारा दंत्य ध्वनि नहीं है। ठीक, तो आज की वीडियो इधर ही पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।